हेलो एवरीवन। हम स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ रहे थे, कम्युनिटी पूरा खत्म हो चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये हमारे इकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बात करें तो हर साल एक नए क्वेश्चन तो इकोलॉजिकल सक्सेशन से आता ही है। टोटल 3 वीडियोज आएंगे, आप ध्यान से पढ़ ले, तीनों वीडियोज़ को अच्छे से सुन ले, उसके बाद एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा इस पोर्शन से। ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन बेसिकली होता क्या है कि इन्वायरमेंट में ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं कम्युनिटी का। एक कम्युनिटी आया, ठीक है, उसने क्या किया, वो एक टाइम के बाद रिप्लेस हो जाएगा, उससे ज़्यादा स्टेबल कम्युनिटी आ जाएगा, फिर उससे ज़्यादा स्टेबल कम्युनिटी आ जाएगा, उसके बाद सबसे ज़्यादा स्टेबल कम्युनिटी आता है। तो स्टेबिलिटी के हिसाब से एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को रिप्लेस करते आता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कम्युनिटी बनता है और वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव कर रहे होते हैं साथ में। ठीक है। जैसे अर्थ की बात करो तो अर्थ में भी क्या था, पहले प्रिमिटिव अर्थ, सिर्फ रॉक थे, कोई प्लांट एनिमल कुछ नहीं था। ठीक है। तो क्या हुआ, एक छोटा सा एक प्रोसेस हुआ, उसके बाद क्या हुआ, रॉक पे थोड़ा सा मॉइस्चर आया, एकदम सिंपलर लाइकेंस वगैरह ग्रो करे, फिर स्मॉल प्लांट्स वगैरह ग्रो करे, उसके बाद और बड़े बड़े प्लांट्स आना शुरू कर दिए। तो मतलब क्या हुआ कि स्टेबिलिटी बढ़ती गई स्टेप बाय स्टेप, और पुराना वाला कम्युनिटी जाता गया और नया कम्युनिटी आता गया। ठीक है। तो ऐसा क्या रीजन था कि जो लेस स्टेबल जो पुराना कम्युनिटी था, इनिशियल कम्युनिटी, वो हटता गया और नया स्टेबल कम्युनिटी क्यों आया? क्योंकि पुराने वाले और नए वाले कम्युनिटी ने कुछ गलती की, अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट किया और अपने इन्वायरमेंट को अपने लिए अनफेवरेबल बना लिया। ठीक है। खुद के लिए अनफेवरेबल बनाया और दूसरे के लिए फेवरेबल कंडीशन आया। अब वो फेवरेबल कंडीशन जिसके लिए था वो आ गया, वो सर्वाइव करने लगा। अब उसने खुद के लिए अनफेवरेबल करा, फिर दूसरा आ गया। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हम इंसान क्या कर रहे हैं ना, खूब गाड़ियां चला रहे हैं, है ना, खूब हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। पॉल्यूशन बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, है ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने वाला है। हमारा भी तो एक रेंज है, एक टेम्परेचर तक ही तो हम सर्वाइव कर पाएंगे, एक टेम्परेचर बाद हम मर जाएंगे। हमने क्या किया, पूरा पानी गंदा कर दिया, पीने का पानी नहीं बचा, बाद में खूब एयर पॉल्यूशन करा, एयर में ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं। एक ऐसा टाइम आएगा अगर हम लोग अपने चाल से ना सुधरे कि ना हमारे पास पानी अच्छा सा पीने के लिए होगा, ना ही एयर होगा अच्छा सा, और इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हम कोच क्रिएट कर देंगे कि हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कितने साल बाद हम अपने अर्थ का ये हाल करते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट करके हम चले जाएंगे कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाएगा अर्थ का, बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज हो जाएंगी वाटर में, एयर में। ठीक है। एक ऐसा टाइम आएगा कि हम क्या करेंगे, हम मर जाएंगे, है ना। क्यों मरे? क्योंकि हमने अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके उस इन्वायरमेंट को अपने लिए ही अनफेवरेबल कर लिया, है ना। हम लोग बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं अपने आप को कि नया नया कार बना रहे हैं, नया नया फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, लेकिन आप बेवकूफ़ हो। लॉन्ग टर्म में आप इस इन्वायरमेंट को अपने लिए ही अनफेवरेबल कर रहे हो। एक टाइम ऐसा आएगा कि ह्यूमन रेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा अर्थ पे। ठीक है। अब ये चीज़ अनफेवरेबल हो गया, अब क्या होगा ना, हमारे बाद कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म आएगा जो कि ज़्यादा टेम्परेचर में रह पाए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर हम छोड़ के जाएंगे, उन्हें गंदा पानी पीना पड़ेगा, उन्हें गंदा एयर लेना पड़ेगा। ठीक है। और जो गंदा पानी, गंदा एयर और हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाए, वो कंडीशन उनके लिए फेवरेबल होगा। हमारे बाद वो आके इस अर्थ पे रह पाएंगे, है ना। तो क्या हुआ, अगर आप देखें ध्यान से मेरी बातों को सुने, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन एक प्रिडिक्टिबल प्रोसेस है। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे बाद अगर कोई नया कम्युनिटी आएगा तो वो कैसा होगा, क्योंकि हमें पता है ना हम क्या कांड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो हम जैसा अगर बहुत अच्छा छोड़ के जाएंगे तो हमसे अच्छे क्रीचर्स भी आएंगे, है ना। गंदा छोड़ के जाएंगे तो जो हमारे लिए अनफेवरेबल होगा, किसी न किसी के लिए तो फेवरेबल होगा, तो वो वहाँ पे आके सर्वाइव करेगा। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन इज ए प्रिडिक्टेबल प्रोसेस। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हम अपने बाद कैसा एक इन्वायरमेंट छोड़ के जाएंगे और उस इन्वायरमेंट में कैसा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है। बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर लेते हैं, पॉल्यूटेंट में रह लेते हैं, वो रह पाएंगे, हम नहीं रह पाएंगे। ठीक है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन भी वही है, एक इन्वायरमेंट के साथ, अपना इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट किया कोई एक कम्युनिटी, उसको अपने लिए अनफेवरेबल कर लिया और दूसरे कम्युनिटी के लिए फेवरेबल कर लिया, और वो वहाँ से एक्सटेंड हो जाता है ना। इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए हम लिथोसेरे समझेंगे। लिथोसेरे देखो, 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ, लिथो एंड सेरे। लिथो मतलब आपको पता ही होगा, रॉक होता है, रॉक को बोलते हैं। ठीक है। तो लिथोसेरे इज बेसिकली जो सक्सेशन रॉक पे हो, बेयर रॉक, जहाँ पे कुछ नहीं हो, ठीक है, उसको हम लोग बोल देते हैं लिथोसेरे। सक्सेशन ऑन रॉक इसको लिथोसेरे।
और सेरे का मतलब क्या है अभी मैं पढ़ाऊंगा तो आपको सेरे का एकदम मतलब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये इधर आते हैं। ये बेरन रॉक था, खाली रॉक, कोई प्लांट नहीं, कुछ नहीं, है ना। आप बोलोगे सर यहाँ पे प्लांट ग्रो करके क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि देखो प्लांट ग्रो करने के लिए, है ना, या तो मॉइस्चर चाहिए, ठीक है, सॉफ्ट होना चाहिए, मिट्टी सॉइल होना चाहिए, और मॉइस्चर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सॉइल फेवरेबल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो रॉक है, ये रॉक क्या है, ड्राई एंड सॉलिड है, ड्राई है और सॉलिड है। अब सॉलिड है, कोई प्लांट इसमें अपना रूट पेनिट्रेट कर ही नहीं पाएगा, प्लांट ग्रो ही नहीं पाएगा। ड्राई है, क्यों? क्योंकि पानी आता है, बह के नीचे चला जाता है, पानी रुक ही नहीं पाता है, तो प्लांट को वाटर नहीं मिलेगा, कैसे सर्वाइव करे भाई? ठीक है, तो यहाँ पे कोई कम्युनिटी बन ही नहीं पा रहा है। एक दिन ऐसा क्या होता है ना कि क्रस्टोज लाइकेन का एक स्पोर्स आके यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, और क्रस्टोज लाइकेन यहाँ पे ऐसे ऐसे क्रस्ट की तरह, ये देख रहे हो, ये जो डायग्राम मैंने दिखा रखा हूँ, ये है क्रस्टोज लाइकेन्स, और ये क्रस्ट की तरह, पापड़ की तरह, ये पपड़ी की तरह ऐसा हल्का हल्का ये स्टोन पे आके बैठना शुरू कर दिए। ठीक, तो इन्होंने क्या किया ना, क्रस्टोज लाइकेन आए इस रॉक पे और अपना कम्युनिटी यहाँ पे बनाना शुरू कर दिए, है ना। क्रस्टोज लाइकेन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि ड्राई और सॉलिड पे ग्रो कर पाए, और ड्राई और सॉलिड कंडीशन क्रस्टोज लाइकेन के लिए फेवरेबल है ना। तो क्या हुआ, क्रस्टोज लाइकेन यहाँ पे ग्रो किए, बहुत सारे डिफरेंट प्लांट भी आए होंगे, हर्ब्स भी आएंगे, सर्ब्स भी आए होंगे, लेकिन कोई ग्रो नहीं कर पाया, सिर्फ क्रस्टोज लाइकेन ग्रो कर पाया। क्यों कर पाया? क्योंकि क्रस्टोज लाइकेन के लिए ड्राई एंड सॉलिड कंडीशन फेवरेबल था। ठीक, अब ये क्रस्टोज लाइकेन रह गया। अब इस क्रस्टोज लाइकेन ने क्या किया ना, यहाँ पे रहने के लिए अपने लिए अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट कर दिया। क्या किया? देखो, इस क्रस्टोज लाइकेन ने क्या किया ना, यहाँ पे कुछ एसिड छोड़ने लगे, ऑर्गेनिक एसिड, जिसको जनरली बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक या फिर लाइकेन सेक्रेट करते हैं एसिड, इसको बोलते हैं लाइकेन वाली एसिड, है ना, लाइकेन एसिड। तो ये क्या कर दिया ना, अपने पहले ड्राई सॉलिड में मस्त रह रहा था, अब इसने क्या किया, एनवायरनमेंट के साथ खेलवाड़ करना शुरू कर दिया। इसने क्या किया, ये एसिड सेक्रेट कर दिया। अब ये एसिड सेक्रेट कर दिया, तब क्या हुआ ना कि ये रॉक पार्टिकल्स हल्का हल्का टूटना शुरू कर दिया। ये एसिड रॉक के साथ रिएक्ट किया जो कि सॉलिड था, अब सॉलिड को क्या कर दिया, ये सॉफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये ड्राई सॉलिड था, अब ये हो गया सॉफ्ट एंड सॉलिड, सॉफ्ट एंड ड्राई, सॉरी, सॉफ्ट एंड ड्राई, है ना। तो लाइकेन ने क्या कर दिया, ड्राई एंड सॉलिड कंडीशन को सॉफ्ट एंड ड्राई कर दिया। सॉफ्ट क्यों हो गया? क्योंकि इस एसिड ने हल्का हल्का सॉइल पार्टिकल्स को तोड़ना शुरू कर दिया, स्मॉल स्मॉल रॉक पार्टिकल्स आ गए, है ना। अब बताओ, ये जो यहाँ पे जो क्रस्टोज लाइकेन था, क्रस्टोज लाइकेन, ये क्या ड्राई एंड सॉलिड इसके लिए फेवरेबल था, लेकिन इसने क्या कर दिया, सॉफ्ट एंड ड्राई कर दिया। अब इसके लिए फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन हो गया। अब वो आएगा जिसके लिए सॉफ्ट एंड ड्राई कंडीशन फेवरेबल होगा, और वो है फोलियोज लाइकेन। ये है फोलियोज लाइकेन। फोलियोज लाइकेन, लाइकेन 3 तरीके का होता है, फोलियोज, क्रस्टोज एंड फ्रूटिकोज। ठीक है, क्रस्टोज था, उसने अपने अनफेवरेबल कंडीशन कर दिया, उसने क्या कर दिया, सॉफ्ट एंड ड्राई कर दिया एसिड रिलीज करके। अब ये सॉफ्ट एंड ड्राई हो गया, एंड सॉफ्ट एंड ड्राई पे ग्रो कर पाता है फोलियोज लाइकेन, है ना। अब ये क्या किया ना, अब ये देखो, ये फोलियोज लाइकेन है, ये ग्रो करना शुरू कर दिया, इसमें फूड सेटा कैप्सूल होता है। तो ये क्या करेगा ना, ये सॉइल को, ये रॉक को, पार्टिकल्स को और ज़्यादा तोड़ेगा। ठीक है, तो ये और ज़्यादा क्या करेगा, ये स्मॉल रॉक पार्टिकल्स में तोड़ेगा इसको। ठीक है, और छोटे छोटे स्मॉल रॉक पार्टिकल्स को आप सैंड बोल सकते हो। तो मतलब क्या किया ना, उसने रॉक को सैंड बना दिया। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा कि सैंड को ह्यूमस में मिला दिया जाए तो सॉइल बन जाता है, और यहाँ पे ह्यूमस का ही फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ह्यूमस और रॉक पार्टिकल्स मिलके यहाँ पे सॉइल बनाना शुरू कर देंगे, तो मिट्टी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया यहाँ पे। अब बोलोगे सर ये ह्यूमस कहाँ से आया? देखो, यहाँ पे क्रस्टोज लाइकेन था, है ना। अब क्रस्टोज लाइकेन के लिए फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन आ गया। अब यहाँ पे फोलियोज लाइकेन के फेवरेबल हो गया, तो क्या होगा, क्रस्टोज लाइकेन मरना शुरू कर देंगे। क्रस्टोज लाइकेन जब मरेंगे तो क्या होगा, मरेंगे तो उसका ह्यूमिफिकेशन हो जाएगा, माइक्रोब्स उसको डिकम्पोज कर देंगे और ह्यूमस बना देंगे। तो ये ह्यूमस बना क्रस्टोज लाइकेन के मरने से। ठीक है, और ये इसने क्या कर दिया, स्मॉल रॉक पार्टिकल्स बन गया, और ये ह्यूमस और ये रॉक पार्टिकल मिलकर सॉइल बना दिए। ठीक है, तो जो पहले बैरन रॉक था, कुछ नहीं था, अब वहाँ से सॉइल फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। ठीक है, फोलियोज लाइकेन से स्टार्ट हो जाता है सॉइल फॉर्मेशन। ठीक,
अब यहाँ पे जब सॉइल फॉर्मेशन हो गया, समझ रहे हो, तो क्या होता है ना, तो ये हो गया सॉफ्ट एंड ड्राई। अब सॉइल हो गया, ठीक है, तो सॉइल हो गया तो ये क्या होता है ना, अब सॉइल हो जाएगा, ह्यूमस भी हो गया। आपको पता होगा कि ह्यूमस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वाटर को रिटेन करता है। पहले क्या था, बारिश हो रहा था लेकिन पानी को रिटेन नहीं कर पा रहा था, लेकिन यहाँ पे ह्यूमस बन गया, अब ये वाटर को रिटेन करने लगेगा। तो मॉइस्चर जो भी था एटमॉस्फेयर में उसको एब्जॉर्ब करने लगेगा लाइकेन, फोलियोज लाइकेन, ठीक है। लेकिन इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या था, ड्राई कंडीशन में ये ज़्यादा ग्रो कर पा रहा था फोलियोज लाइकेन। लेकिन इसने क्या किया, वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। ह्यूमस था, ह्यूमस ने वाटर को रिटेन करना शुरू कर दिया। तो ये ड्राई था ना, ये ड्राई कन्वर्ट हो गया मॉइस्ट में, है ना। जो सॉफ्ट एंड ड्राई था अब ये कन्वर्ट हो गया सॉफ्ट एंड मॉइस्ट में, ठीक है। अब ज़्यादा मॉइस्चर इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है ही नहीं, तो इसने क्या कर लिया, अपने लिए फेवरेबल कंडीशन को अनफेवरेबल कर लिया, ठीक है। अब वो इस जगह ग्रो करेगा जो कि सॉफ्ट एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट में ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाए, और वो होगा मॉसेस। तो यहाँ पे आ जाएगा फिर क्या, मॉस आ जाएगा। मॉस किसका पार्ट पढ़ा होगा आपने, ब्रायोफाइट्स है, ये ब्रायोफाइट्स है, ठीक है। और ब्रायोफाइट्स आपने पढ़ा होगा कि हल्का सा मॉइस्चर चाहिए होता है इसको ग्रो करने के लिए, और सॉफ्ट पार्टिकल्स चाहिए होता है। तो सॉइल तो ऑलरेडी बन ही चुका है, मॉइस्चर आ ही गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, मॉस आ गया। तो फिर फोलियोज ने अपने लिए अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट करा, और यहाँ से फिर क्या आ गया, क्रस्टोज लाइकेन से फोलियोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन से मॉस हो गया, ठीक है। अब ये मॉस क्या करेगा ना, मॉस आप बोलोगे कि मॉस एक थिन कारपेट बना देता है ग्रीन सा, ठीक है। तो ये क्या करेगा ना, ये मॉस ने क्या किया, और ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, इसमें और ज़्यादा ह्यूमस होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सिर्फ क्रस्टोज लाइकेन का ह्यूमस था, इसमें फोलियोज लाइकेन का भी ह्यूमस हो जाएगा, है ना। अब देखो, अब ये मॉस बन गया। अब ये जो मॉस बन गया, तो आप क्या बोलोगे कि जब ये मॉस का कम्युनिटी बन गया तो यहाँ पे क्रस्टोज लाइकेन फोलियोज लाइकेन बिल्कुल नहीं है। जी है, देखिए यहाँ पे भी कुछ ऐसे पार्ट होंगे जहाँ पे ड्राई और सॉलिड अभी भी होगा रॉक, तो वहाँ पे क्रस्टोज लाइकेन थोड़े बहुत होंगे। अभी भी कुछ ऐसे पार्ट होंगे उस रॉक में जो कि ड्राई और सॉफ्ट होंगे, तो वहाँ भी फोलियोज लाइकेन होंगे, लेकिन नंबर कम होंगे। अब मॉस के नंबर ज़्यादा होंगे क्योंकि इन्वायरमेंट अब मॉस को फेवर कर रहा है, ठीक है। पूरा कंप्लीट मर नहीं गया क्रस्टोज लाइकेन फोलियोज लाइकेन, डोमिनेंट ज़्यादा हो गया मॉसेस। क्यों, क्योंकि इन्वायरमेंट फेवर कर रहा था मॉस को, तो डोमिनेंट कम्युनिटी वहाँ पे मॉस का हो गया, और क्रस्टोज और फोलियोज का कम्युनिटी बहुत ही सिकुड़ गया। एक टाइम बाद ऐसा होता गया कि मॉसेस की कम्युनिटी बढ़ती गई और क्रस्टोज घटता गया, फोलियोज घटता गया। एक टाइम बाद ऐसा आ गया क्रस्टोज और फोलियोज लाइकेन वहाँ से खत्म ही हो गया, सारे ह्यूमस बन गए। जितना ज़्यादा ह्यूमस उतना ज़्यादा वाटर और ज़्यादा रिटेन करेगा, उतना ज़्यादा और वहाँ पे सॉइल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मॉसेस बन गए। अब मॉसेस ने एक थिन लेयर बना दिया, मैंने बताया था, ठीक है। अब वो थिन लेयर क्या करेगा ना, जब बारिश होगी तो क्या होगा, जो सॉइल जो बन रखा था तो सॉइल को इरोजन से बचाएगा, तो मतलब सॉइल इरोड नहीं होगा, तो मतलब और ज़्यादा मॉइस्चर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे और ज़्यादा मॉइस्ट कंडीशन होता जाएगा, और ज़्यादा सॉइल बनता जाएगा, ठीक है। अब देखोगे कि मॉसेस भी ज़्यादा मॉइस्चर में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो मॉस ज़्यादा मॉइस्चर में सर्वाइव करते हैं हर्ब्स। इसके बाद आ जाएंगे हर्ब्स, ये देखो ये हर्ब्स आ जाएंगे। क्यों आए, क्योंकि सॉइल फॉर्मेशन बढ़ता गया, मॉइस्चर भी बढ़ता गया, तो और ज़्यादा मॉइस्चर कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए हर्ब्स आने वाले थे, तो ये हर्ब्स आ गए। और ज़्यादा ये बढ़ा कंडीशन, हर्ब्स के बाद श्रब्स आ गए, ये श्रब्स हैं। अल्टीमेटली आ जाता है ट्रीज, है ना। तुम्हें पता ही होगा, वैसी बात है ना, ट्री ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है इन सब के रिस्पेक्ट में, ग्रास वगैरह के रिस्पेक्ट में। तो लास्ट में आते हैं ट्रीज, है ना। तो ट्रीज आ गए, और ट्रीज को हम लोग बोल देते हैं मीजोफाइट। मीजोफाइट अगर वर्ड को हम ब्रेक करें तो मीजो मतलब होता है मिडिल, और फाइट मतलब होता है प्लांट, ठीक है। तो मीडियम वाटर कंडीशन में जो प्लांट ग्रो करता है उसको हम लोग मीजोफाइट बोलते हैं। जैसे ये देखो, ये जो क्रस्टोज फोलियोज ये सब तो बहुत ही कम पानी में ग्रो कर रहे थे, ठीक है। पानी का अमाउंट बढ़ता गया, मॉइस्चर बढ़ता गया। उसके बाद क्या हो गया कि ड्राई कंडीशन से मीडियम वाटर कंडीशन आ गया, जिसको हमने बोला मेजिक कंडीशन। और उस मेजिक कंडीशन में क्या होता है, मीजोफाइट ग्रो करता है, मेजिक कंडीशन, है ना। तो क्या हुआ, मेजिक कंडीशन ने मीजोफाइट ग्रो करा, जो कि मीडियम अमाउंट ऑफ वाटर में सर्वाइव कर पा रहा था, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, ड्राई से मॉइस्चर बढ़ता गया। एक बार क्या है, मीजोफाइट में आए तो ड्राई कंडीशन से मेजिक कंडीशन में आ गए, मेजिक कंडीशन में।
इसको लास्ट वाले को हम लोग क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, क्योंकि सबसे लास्ट में यही आया था क्लाइमेक्स, है ना। आप मूवीज वगैरह देखते होंगे तो आपने वर्ड सुना होगा क्लाइमेक्स, कि मूवी का जो एंडिंग होता है, जो कंक्लूजन होता है ना, उसको क्लाइमेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरे सक्सेशन प्रोसेस में जो स्टार्ट किया लाइकेन से और आया ट्री तक, सबसे अल्टीमेटली कहाँ जाके गया, ट्रीज में। तो एवरी सक्सेशन क्या होता है, स्टार्ट होते हैं लाइकेन से, मॉस से, और जाना चाहते हैं ट्री तक। ट्री तक पहुंच जाए जरूरी नहीं है ना। बहुत सारे आप ग्रासलैंड देखे होंगे, तो ग्रासलैंड को भी तो जंगल में कन्वर्ट हो जाना चाहिए ना एक टाइम के बाद, क्योंकि ग्रास से ज़्यादा स्टेबल ट्री है, लेकिन ग्रास में ही रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं, क्योंकि देखो इतना ज़्यादा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल भी नहीं मिला कि वो ग्रासलैंड कन्वर्ट हो जाए फॉरेस्ट में, ठीक है। एक मीडियम अमाउंट ऑफ रेनफॉल मिला, ठीक है, और ना ही उतना ज़्यादा कम अमाउंट ऑफ मिला कि वो डेजर्ट बन जाए। तो ग्रासलैंड में क्या हुआ, न ज़्यादा बहुत ज़्यादा रेन हुआ कि वो फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाए, नहीं उतना कम रेन हुआ कि वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो वो ग्रासलैंड ही बन के रह गया, ठीक है। तो उस वाले इन्वायरमेंट में क्या होगा, ग्रासलैंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। वैसे मैं आगे वाले स्लाइड में क्लियर करूंगा क्लाइमेक्स और पायनियर होता क्या है, ठीक है। तो ये आप जो सीक्वेंस देख रहे हो ना, क्रस्टोज लाइकेन से मॉसेस, मॉसेस से हर्ब्स, हर्ब्स लास्ट मैजिक कंडीशन ट्री तक आना, ये सारा जो सीक्वेंशियल चेंजेस आ रहे हैं, जो लो मतलब जो कम स्टेबिलिटी वाले कम्युनिटी से हाई स्टेबिलिटी वाले कम्युनिटी में आ रहे हैं, इस सारे सीक्वेंशियल प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, सक्सेशन बोल देते हैं। और ये सक्सेशन स्टार्ट हुआ किससे, रॉक से, इसी के लिए बोल दिया लिथोसेरे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये चीज रॉक में, ठीक है। सबसे पहले क्या आया था बताओ लिथोसेरे में, क्रस्टोज लाइकेन, क्रस्टोज लाइकेन के बाद आया था फोलियोज लाइकेन, ये ज़्यादा स्टेबल था। फोलियोज लाइकेन के बाद और ज़्यादा मॉइस्चर वाला और ज़्यादा स्टेबल आया मॉसेज आए, जो कि ब्रायोफाइट है। मॉसेज के बाद हर्ब्स आए, हर्ब्स के बाद श्रब्स आए, श्रब्स के बाद क्या आए, ट्रीज, है ना। तो ये सारे सीक्वेंस था। अच्छा, मॉस ब्रायोफाइट होता है। ब्रायोफाइट अब 11th का आप प्लांट डाइवर्सिटी पढ़ोगे ना ब्रायोफाइट्स में, तो ब्रायोफाइट्स में लिखा हुआ है कि ब्रायोफाइट्स हैज मोर इकोलॉजिकल इफेक्ट देन द इकोनॉमिक इफेक्ट। मतलब इकोलॉजी में बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है ब्रायोफाइट्स, ठीक है। क्यों करता है, क्योंकि मॉस ने सक्सेशन में किया। मॉस ने ही तो डेंस मैट बनाया था, अगर वो मैट नहीं होता तो सॉइल इरोजन हो जाता, जितने सॉइल बनता है सारे इरोज हो जाते हैं, वहाँ पे प्लांट आ ही नहीं पाता। तो मॉस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सक्सेशन में, इसी के लिए बोला जाता है कि इकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है मॉस का, ठीक है। हमने क्या बोल दिया कि जो लास्ट कम्युनिटी था इसको हमने बोल दिया क्लाइमेक्स कम्युनिटी, क्लाइमेक्स सबसे लास्ट में आया। और जो सबसे पहला वाला कम्युनिटी आता है जो रॉक के केस में क्रस्टोज लाइकेन था, इसको हम लोग बोल देते हैं पायोनियर कम्युनिटी, पायोनियर कम्युनिटी, ठीक है। तो कोई भी जो सक्सेशन होता है, तो सक्सेशन में जो फर्स्ट कम्युनिटी आता है उसको हम लोग पायोनियर कम्युनिटी बोलते हैं, और जो सबसे लास्ट में आता है उसको हम लोग बोल देते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है। इन बीच में जो भी आया पायोनियर और क्लाइमेक्स के बीच में, इसको हम लोग बोल देते हैं सेरल कम्युनिटी, सेरल कम्युनिटी, सेरल कम्युनिटी बोल दो या ट्रांजिशनल कम्युनिटी बोल दो, है ना। तो पहला कम्युनिटी पायोनियर, बीच में जो भी आया सेरल, और लास्ट वाले को क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अब पायोनियर कम्युनिटी को जोड़ दे प्लस सेरल कम्युनिटी प्लस क्लाइमेक्स कम्युनिटी, तीनों मिलकर बनाता है सेरे, SERE, सेरे, ठीक है। तो सेरे में तीनों आ जाते हैं, सेरल, पायोनियर और क्लाइमेक्स। तो यहाँ पे लिथोसेरे, ये सेरे देख रहे हो, तो सेरे का मतलब यही हुआ कि रॉक में जो सारे जो कम्युनिटीज आए ना, पायोनियर से लेकर सेरल कम्युनिटी से लेकर क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है रॉक में, इसी को हमने बोल दिया लिथोसेरे। तो ये आपका सेरे का मतलब क्लियर हो गया। यहाँ से रॉक में चलने वाला सक्सेशन लिथोसेरे, और सेरे मतलब ये सारे चीज पायोनियर, सेरल कम्युनिटी एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी, है ना। तो ये चीज हम पढ़े, ठीक। अच्छा, मैंने क्या बोला कि ये लेफ्ट टू राइट गया लाइकेन से लेकर ट्री तक, तो क्या हुआ, स्टेबिलिटी बढ़ता गया, है ना। तो ये देखो जो पायोनियर कम्युनिटी है इसका स्टेबिलिटी कम होगा, ऑब्वियस ही बात है, स्टेबिलिटी लेस होगा। और जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है इसका स्टेबिलिटी मोर होगा, ऑब्वियस ही बात है। क्रस्टोज लाइकेन ज़्यादा स्टेबल लाइकेन, फिर मॉस, हर्ब, सब सबसे ज़्यादा स्टेबल ट्रीज, ठीक।
स्टेबिलिटी के साथ बढ़ता गया। अच्छा, स्टेबिलिटी बेसिकली होता क्या है? देखो, स्टेबिलिटी उसको कहते हैं कि चेंजिंग इन्वायरमेंट में जो जल्दी एडॉप्ट कर जाए वो ज़्यादा स्टेबल है ना, और जो चेंजिंग इन्वायरमेंट में जल्दी एडॉप्ट ना कर पाए उसको बोल देंगे लेस स्टेबल, है ना। तो ट्रीज क्या है ना कि ज़्यादा अगर इन्वायरमेंट चेंज भी होगा ना तो अपने आप को जल्दी सर्वाइव कर लेगा, तो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। और क्रस्टोज लाइकेन है, इन्वायरमेंट चेंज होगा तो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो कम स्टेबल है, ठीक है। तो मतलब इन्वायरमेंट चेंज होगा फिर तो ये मरना शुरू कर देगा। तो इसी के लिए आपने देखा होगा हमारा इन्वायरमेंट, हमारा जो है ना, बहुत ही नेचर हमारा बहुत ही इंटेलिजेंट है। जो स्टेबल कम होता है, जो कम सर्वाइव कर पाता है, उसका नंबर बढ़ा देता है, या तो ऐसा ऑर्गेनिज्म पैदा कर देता है कि नंबर कम हो लेकिन ज़्यादा स्टेबल हो, ज़्यादा एडवर्सिटीज़ को झेल पाए, या फिर एडवर्सिटीज़ को झेल नहीं पा रहा है तब उसके नंबर्स ज़्यादा कर देता है। एक बार में तुम ज़्यादा बच्चे पैदा करो, बहुत ज़्यादा एडवांस कंडीशन आएगा, सपोज 1000 बच्चे पैदा कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा एडवांस कंडीशन आएगा तो 700-800 मर जाएगा, फिर भी तो 200 बच जाएगा ना। वो 200 क्या करेगा, तुम्हारे कम्युनिटी को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। लेकिन जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है वो 2 ही बच्चा पैदा करे, लेकिन अडॉप्ट कर पा रहा है इन्वायरमेंट में, तो जरूरत ही नहीं है ज़्यादा बच्चा पैदा करने का, ठीक है। तो इसी के लिए जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है ना उसका ग्रोथ रेट, स्टेबिलिटी कम होता है ना उसका ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है। ऑब्वियस सी बात है, ग्रोथ रेट बोल दो या फिर रिप्रोडक्टिव रेट बोल दो, रिप्रोडक्टिव रेट ज़्यादा है। और जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है ना उसका ग्रोथ रेट कम होता है, ग्रोथ रेट या बोल दो या फिर रिप्रोडक्टिव रेट बोल दो कम है, रिप्रोडक्टिव या ग्रोथ रेट कम है, लेस है ना। तो ज़्यादा कम स्टेबल वाला का ग्रोथ रेट, रिप्रोडक्टिव रेट कम, ज़्यादा स्टेबल ज़्यादा, और जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा उसका ग्रोथ रेट और रिप्रोडक्टिव रेट कम। एग्जाम्पल देख लो। अच्छा, जिसका ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं आर सेलेक्टेड स्पेसीज, आर सेलेक्टेड स्पेसीज, और जिसका रिप्रोडक्टिव रेट कम होता है ना उसको हम लोग बोल देते हैं के सेलेक्टेड स्पेसीज। अब बच्चे कंफ्यूज, सर आर सेलेक्टेड स्पेसीज और के सेलेक्टेड स्पेसीज क्या होता है? देखो, आर सेलेक्टेड स्पेसीज का एग्जांपल हम ले सकते हैं इंसेक्ट, ये एग्जांपल तुमको समझ में आ जाएगा। और के सिलेक्टेड का एग्जांपल ले लेंगे हम लायन। इंसेक्ट के बारे में पढ़े होंगे ऑर्थोपोडा में, एनिमल डाइवर्सिटी में, ठीक है। तो बोलोगे कि इंसेक्ट एक बार बहुत सारे एग्स ले करती है, हजारों सैकड़ों, है ना। तो उसमें क्या होता है ना कि एक साथ बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट है, बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करता है, तो क्या हुआ, रिप्रोडक्शन रेट ज़्यादा है। लेकिन उसमें से क्या होता है ना, आधा से ज़्यादा मर ही जाता है उसका एग, लेकिन फिर भी आधा बच जाता है तो वो सर्वाइव कर लेता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो छोटे एनिमल्स होते हैं, जो लेस स्टेबल एनिमल्स होते हैं, वो अपना ऑफस्प्रिंग ज़्यादा पैदा करते हैं ताकि एडवर्स कंडीशन में ज़्यादा रह पाएँ, सर्वाइव कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे इंसेक्ट हो गया आर सेलेक्टेड स्पीशीज। आर से आप मान सकते हो रिप्रोडक्टिव, ठीक है, कि रिप्रोडक्टिव रेट ज़्यादा है इसका, एक साथ ज़्यादा ऑफस्प्रिंग पैदा करता है, ठीक है, लेकिन स्टेबिलिटी कम है। तो आर सेलेक्टेड स्पीशीज वो जो कि स्टेबल कम हो लेकिन ऑफस्प्रिंग ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाए, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी ज़्यादा हो। के सिलेक्टेड स्पीशीज वो होते हैं जो कि बच्चे तो कम पैदा करते हैं लेकिन स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। जैसे लायन, लायन देखोगे एक साथ बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करता है, कम ही करता है, लेकिन जितना ही पैदा करता है वो जी जाते हैं, मुश्किल से 1-2 बच्चे मरते हैं चाइल्ड बर्थ के टाइम में, है ना। तो ये हो गया के सिलेक्टेड। के मतलब होता है जनरली, आप डेमोग्राफी में अभी सबको पढ़ाऊंगा, के मतलब होता है कैरिंग कैपेसिटी करके, ठीक है। तो अभी आप मत जानो, बस इतना जानो कि जो नंबर जो ज़्यादा बच्चा पैदा करे और स्टेबल कम हो वो आर सेलेक्टेड स्पीशीज है, जो ज़्यादा स्टेबल हो लेकिन बच्चा कम पैदा करे वो के सेलेक्टेड स्पीशीज है, ठीक। तो ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, आर सेलेक्टेड स्पीशीज और के सेलेक्टेड स्पीशीज भी कंपेरेटिव टर्म है। अगर हम क्रस्टोज लाइकेन और फोलियोज लाइकेन को कंपेयर करें तो क्रस्टोज लाइकेन के कंपेरिजन में फोलियोज लाइकेन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो इस केस में क्रस्टोज लाइकेन आर सेलेक्टेड हो जाएगा और फोलियोज लाइकेन के सेलेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। अब फोलियोज लाइकेन को हर्ब से कंपेयर करें तो फोलियोज लाइकेन लेस स्टेबल, हर्ब्स मोर स्टेबल, ठीक है। तो फोलियोज लाइकेन यहाँ पे कब हो जाएगा, यहाँ पे आर सेलेक्टेड हो जाएगा और हर्ब्स के सेलेक्टेड हो जाएगा। मतलब क्या हुआ मेरे कहने का कि आर सेलेक्टेड स्पीशीज और के सेलेक्टेड स्पीशीज क्या है, कंपेरेटिव टर्म है, ठीक है। जब भी एक कम्युनिटी का एक लेस स्टेबल वालों को लोगे और एक मोर स्टेबल वाले को लोगे तो लेस स्टेबल वाला कंपेरेटिवली आर सेलेक्टेड है और मोर स्टेबल वाला के सेलेक्टेड है। तो ये कंपेरेटिव टर्म है, ऐसा नहीं बोलोगे कि क्रस्टोज लाइकेन हमेशा आर सेलेक्टेड होगा और ट्रीज हमेशा के सेलेक्टेड होगा, ये कंपेरेटिव टर्म है, ठीक है। लेस स्टेबल वाला आर और मोर स्टेबल वाला के सेलेक्टेड,
तो कंपैरिजन है ये, ठीक है। ऐसे ही जब मैंने बोला क्लाइमेक्स कम्युनिटी, तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी भी एक कॉम्पिटिटिव टर्म है, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने दिखा दिया कि लाइकेन से स्टार्ट हुआ, ट्रीज तक चला गया। इन केस ट्री नहीं बन पाया, जैसे मैंने ग्रासलैंड का एग्जांपल दिया था कि इतना ज़्यादा बारिश नहीं हुआ कि वो फॉरेस्ट बन पाए, तो वो ग्रास तक ही रह गया। तो उस कम्युनिटी में ग्रास क्या है, क्लाइमेक्स है ना। कोई एक ऐसा कम्युनिटी बना कि क्रस्टोस से लाइकेन आया, लाइकेन से मॉस है, मॉस तक ही रह पाया, इतना ज़्यादा मॉइस्चर नहीं मिल पाया किसी कारण से कि हर्ब्स बन पाए, तो उस कम्युनिटी का मॉस क्या हो गया, क्लाइमेक्स हो गया। या फिर श्रब्स तक गया, ठीक है, तो उस कम्युनिटी का क्लाइमेक्स क्या हो गया, श्रब्स हो गया। तो मतलब क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज ऑल्सो ए कंपैरेटिव, मतलब उस इकोसिस्टम में, उस इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा एडवांस प्लांट स्पीसीज कौन है, वो क्लाइमेक्स होगा। जरूरी नहीं ट्री होगा, ट्री तक गया वो बेस्ट कंडीशन है, ठीक है। हमने एक्सट्रीम लेके चला कि मेजिक कंडीशन तक गया, ट्री तक गया। इन केस हर्ब्स तक ही रहा, तो सारे अगर हर्ब्स रह गया तो मतलब क्या होगा, लाइकेन है, मॉस है, हर्ब्स है, तो हर्ब्स सबसे ज़्यादा स्टेबल है इन तीनों से, तो हर्ब्स वहाँ का क्लाइमेक्स हो गया, ठीक है। तो क्लाइमेक्स इज अ कंपैरेटिव टर्म एंड आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड भी कंपैरेटिव टर्म। जो ज़्यादा स्टेबल वो के स्पीसीज के सिलेक्टेड होगा और वो क्लाइमेक्स होगा अपने कम्युनिटी का। तो ये चीज़ माइंड में क्लियर रखना, ठीक है। तो माइंड कभी भी एग्जाम में आपका गलत नहीं हुआ क्वेश्चन। अच्छा, एक कॉमन सा आप सीक्वेंस देख रहे होगे कि आप जब पॉइनियर से क्लाइमेक्स में जा रहे होगे, पॉइनियर से क्लाइमेक्स में जा रहे हो तो क्या क्या बढ़ रहा है बताओ। आर सिलेक्टेड से के सिलेक्टेड जा रहे हो, स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, ग्रोथ रेट बढ़ रहा है ना। उसके बाद क्या हुआ, शॉर्ट लिव से लॉन्ग लिव की तरफ जा रहे हो। लाइफ स्पैन बढ़ रहा है ना, ऑब्वियस बात है, ट्री ज़्यादा लाइफ स्पैन होता है, सर्ब्स का कम होता है, ठीक है। स्मॉल साइज से लार्ज साइज बन रहा है, ठीक है। फिर लेफ्ट साइड जाओ, क्या क्या बढ़ रहा है, डाइवर्सिटी बढ़ रहा है, डाइवर्सिटी बढ़ रहा है ना, क्योंकि पहले सिर्फ लाइकेन था, अब ये ट्री होगा तो हर्ब सब ट्रीप सब होंगे, ठीक है। डाइवर्सिटी बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट में। और क्या बताओ, बायोमास बढ़ रहा है, ऑब्वियस बात है, ट्री का बायोमास ज़्यादा होगा। ह्यूमस बढ़ रहा है, ह्यूमस क्यों बढ़ रहा है भाई, देखो कि पहले सिर्फ कस्टोज लाइकेन मर रहा था, ह्यूमस बना रहा था, फोलियोज लाइकेन भी मर के ह्यूमस बनाएगा, मॉस भी मर के ह्यूमस बनाएगा, हर्ब्स भी ह्यूमस बनाएगा, तो ह्यूमस की भी कंटेंट बढ़ती जा रही है ना। और एक लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा है, नीश स्पेशलाइजेशन बढ़ते जा रहा है, नीश स्पेशलाइजेशन भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है, जब हम पॉइनियर से क्लाइमेक्स में जा रहे हैं। अब सर ये नीश स्पेशलाइजेशन क्या होता है, चलिए अलग से पढ़ेंगे इसको, नीश स्पेशलाइजेशन को। नीश स्पेशलाइजेशन, इससे तो आपका ऑर्डर तो समझ में आ गया ना कि लाइक स्किन से मॉस, मॉस से हर्ब्स, हर्ब्स से ट्रीज, मतलब सबसे ज़्यादा नीश स्पेशलाइजेशन कहाँ होगा, ट्रीज में, सबसे कम होगा लाइकेंस में, ठीक है। अब कैसे होगा देखो, नीश होता क्या है, निके बोल दो, नीश बोल दो, दोनों लोग बोलते हैं, ठीक है। नीश स्पेशलाइजेशन होता क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस हैबिटेट में रह रहा है, हैबिटेट मतलब होम बताया था मैंने इंट्रो वाले क्लास में, और उस हैबिटेट में उसका फंक्शनल रोल क्या है, ठीक है, तो वो उसका नीश है। सपोज एक ग्रासलैंड में चलते हैं, एक रैबिट है, तो ग्रासलैंड का हैबिटेट, सॉरी रैबिट का हैबिटेट ग्रासलैंड, ठीक है। तो ग्रासलैंड में उस रैबिट का फंक्शनल रोल क्या है, ग्रास खाना, हर्बीवोर है वो, है ना। तो रैबिट का हैबिटेट हो गया ग्रासलैंड, उसका फंक्शनल हो गया ईटिंग ग्रास, ठीक है। तो क्या कहाँ रह रहा है, वहाँ पे अपना क्या रोल प्ले कर रहा है, वहाँ पे वो हर्बीवोर्स का रोल कर रहा है, तो वो उसका नीश हो गया। किस लेवल ऑफ टेम्परेचर को टोलरेट कर रहा है, वो भी उसका नीश हो गया। किस लेवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो भी उसका नीश हो गया, है ना। वो अपने इन्वायरमेंट के बायोटिक फैक्टर से और एबायोटिक फैक्टर से किस लेवल का इंटरेक्शन कर रहा है, वो भी इसका नीश हो गया। बायोटिक फैक्टर मतलब ग्रास खा रहा है, तो बायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्शन किस लेवल पे कर रहा है, वो उसका नीश हो गया। एबायोटिक कितना ज़्यादा एयर ब्रीथ कर पा रहा है, कितना ज़्यादा वाटर कंज्यूम कर पा रहा है, ये एबायोटिक से इंटरेक्शन हो गया, है ना। तो नीश, अब बोलोगे सर आप तो बायोटिक का भी इंटरेक्शन पढ़ा दिए, एबायोटिक पढ़ा दिए, उसका हैबिटेट पढ़ा दिए, इतना कुछ इसमें इन्वॉल्व कर दिए। जी हाँ, नीश क्या है, एक ब्रॉडर टर्म है, ब्रॉडर टर्म है, ब्रॉडर टर्म। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का नीश स्टडी कर रहे हो ना, तो उसका आप हैबिटेट भी स्टडी कर रहे हो, वो कितना टेम्परेचर टॉलरेट कर रहा है वो भी स्टडी कर रहे हो, कितना सॉइल पे इफेक्ट क्या कर रहा है वो भी आप स्टडी कर रहे हो,
वो अपने कम्युनिटी पे, अपने मतलब किस लेवल पे इफेक्ट कर रहा है वो भी कर रहे हो, मतलब बहुत कुछ स्टडी करना होता है। अब नीड स्पेशलाइजेशन समझने के लिए बताओ, सपोज कोई एक जंगल है, ठीक है, वहाँ पे एक जानवर है तो बहुत ही इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है वो, मतलब उसको अगर बचाया नहीं जाए तो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे जितने भी जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, इकोलॉजिस्ट होते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, उस जानवर का नीश का स्टडी करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर नीश का स्टडी करेंगे ना तो उस जानवर के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि कितना टेम्परेचर टॉलरेट कर रहा है, कौन सा हैबिटेट इसके लिए मोस्ट बेनिफिशियल है, कितना वाटर एज्यूम करेगा, कितना ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए। तो नीश स्टडी करता है, इसके कारण उसका पूरा बायोडाटा निकल जाता है उस ऑर्गेनिज्म को। अब उस ऑर्गेनिज्म को ऐसे इन्वायरमेंट में जाकर डालेगा जहाँ पे सेम कंडीशन हो, एकदम एग्जैक्ट नीश वहाँ पे बैठे उसके साथ, फिर वहाँ सर्वाइव करता है। मतलब नीश एक ऑर्गेनिज्म का पूरा डिटेल बता देता है, तो नीश स्टडी करना होता है, ठीक है। और एक और टर्म बता रहा हूँ कि एक इकोसिस्टम होता है ना, उसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसका नीश हमेशा स्पेशल होता है। कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा कि एक इकोसिस्टम है, इसमें ऑर्गेनिज्म ए है, ऑर्गेनिज्म बी है, ऑर्गेनिज्म सी है, तीनों का सेम नीश है, नहीं होता है भाई। सारे ऑर्गेनिज्म का नीश स्पेशल होता है। आई समझ में? सारे ऑर्गेनिज्म का नीश स्पेशल होगा, ठीक है। एक ग्रासलैंड का एग्जांपल लो, आप क्लियर हो जाओगे। रैबिट है को लो और डियर को लो, हिरन को लो, ठीक है। दोनों ग्रासलैंड में रह रहा है, दोनों का हैबिटेट सेम, दोनों ग्रास खा रहे हैं, दोनों का फंक्शनल रोल भी सेम, लेकिन फिर भी नीश दोनों का अलग है। फिर बोलोगे सर आप तो अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, क्योंकि हैबिटेट भी ग्रासलैंड है ना, दोनों ग्रास भी खा रहे हैं, तो फंक्शनल रोल और हैबिटेट सेम हो गया, तो मतलब नीश सेम हो गया। नहीं हुआ। यहाँ पे रैबिट का और डियर का नीश ओवरलैप कर रहा है, एक नीश नहीं है, क्योंकि ग्रास खा रहा है रैबिट भी, लेकिन सपोज रैबिट को 1 घंटे के लिए छोड़ दो, 1 घंटे में सिर्फ 1 kg ग्रास खा पाएगा मैक्सिमम। लेकिन डियर को सेम एरिया में 1 घंटे के लिए छोड़ दे, उतना ही टाइम में वो 5 kg खा जाएगा ग्रास। ग्रास तो खा रहा है, लेकिन लेवल ऑफ कंजप्शन ज़्यादा है डियर का रैबिट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब आ जाओ टेम्परेचर पे। सपोज 30 डिग्री सेल्सियस पे अच्छे से रह रहा है रैबिट, लेकिन डियर है वो 35 पे भी रह लेगा, 40 पे भी रह लेगा, तो टेम्परेचर टॉलरेंस लेवल भी अलग हो गया, ठीक है। रैबिट अलग मॉइस्चर लेवल पे रह पाएगा अच्छे से, डियर अलग लेवल पे रह पाएगा। रैबिट 1 लीटर पूरे दिन में पानी पीता होगा, तो डियर एक दिन में 5 लीटर पानी पीता होगा, ठीक है। तो रिसोर्स तो सेम है, लेकिन लेवल ऑफ कंजप्शन, लेवल ऑफ स्टेबिलिटी, लेवल ऑफ लाइक रिलायंस अलग अलग है दोनों का। तो मतलब क्या हुआ, इन दोनों का नीश ओवरलैप कर रहा है, क्योंकि रैबिट वाटर सब सेम खा रहे हैं, लेकिन एक नहीं है, क्योंकि लेवल ऑफ कंजप्शन डिफरेंट है। डियर ज़्यादा खाएगा रैबिट से, डियर टेम्परेचर ज़्यादा टॉलरेट करेगा रैबिट से, ठीक है। तो आप जब भी डियर और रैबिट का एग्जांपल आए, सेम जगह रह रहा है, सेम हैबिटेट है, सेम फंक्शनल रोल है, लेकिन लेवल ऑफ कंजप्शन ऑफ थिंग इज डिफरेंट। दैट्स वाई ये हम बोलेंगे कि रैबिट और डियर का नीश ओवरलैप कर रहा है, लेकिन नीश सेम नहीं है। कभी भी एक ऑर्गेनिज्म, मैंने बोला ना, एक इकोसिस्टम में नीश ओवरलैप करता है, लेकिन सेम कभी नहीं होता है, ठीक है। अपने आप को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया कि डियर भी सर्वाइव कर जाए उस इकोसिस्टम में, और क्या करे, हिरन भी सर्वाइव कर ले। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एक सॉइल था, एक जंगल था, इसी जंगल में ग्रास भी ग्रो कर रहा है, हॉर्स भी ग्रो कर रहे हैं, सॉफ्ट भी ग्रो कर रहे हैं, ट्री भी ग्रो कर रहे हैं। सपोज ये ग्रास है, ठीक है, ये ग्रास है, तो ये ग्रास का रूट है इस लेवल पे, तो ये रूट ग्रास भी क्या रहेगा, हैबिटेट सेम है, फॉरेस्ट में रह रहा है, और इसका काम क्या है, वाटर एंड मिनरल अब्जॉर्ब करना। ये इस लेवल पे वाटर एंड अब्जॉर्ब कर रहा है। एक श्रब्स आ गए, ठीक है, या फिर लोअर प्लांट्स आ गए, ये इसका रूट और ज़्यादा नीचे पेनिट्रेट करेगा, तो ये वाटर और मिनरल इस लेवल पे से अब्जॉर्ब करेगा। अब यहाँ पे बड़ा सा ट्री आ गया है ना, इसका रूट और नीचे जाएगा, अब ये वाटर एंड मिनरल यहाँ से अब्जॉर्ब करेगा, समझ रहे हो। तो इसका वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन, वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन का लेवल ये है, इसके वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन ये है, इसके वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन का लेयर ये है। तो मतलब क्या हुआ, तीनों फॉरेस्ट में रह रहे हैं, सेम हैबिटेट, तीनों का फंक्शनल रोल क्या है, रूट का वाटर एंड मिनरल अब्जॉर्ब करना, लेकिन इसका लेयर अलग है, इसका लेयर अलग है, इसका लेयर अलग है। इन्होंने नीश स्पेशलाइजेशन कर लिया भाई, कि भैया तुम ग्रास ऊपर से अब्जॉर्ब करो, मैं थोड़ा और नीचे चला जाऊंगा, बड़ा सा ट्री हो जाएगा और नीचे चला जाऊंगा। क्योंकि अगर तीनों एक ही लेवल से एब्जॉर्ब करने लगते तो उस मिट्टी का सारा न्यूट्रिएंट्स खत्म, वाटर एंड मिनरल्स तीनों मर जाए।
या फिर सिर्फ ट्री बच पाता क्योंकि इसका कैपेसिटी ज़्यादा है एब्जॉर्ब करने का, है ना। तो क्या हुआ, सिर्फ ट्री रह जाता, डाइवर्सिटी कम। लेकिन इन्होंने नीश स्पेशलाइजेशन कर दिया, डाइवर्सिटी बढ़ गया, ये भी रह रहा है, ये भी रह रहा है, ये भी तीनों साथ में रह रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, नीश स्पेशलाइजेशन डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, यहाँ पे तीनों साथ में रह रहे हैं। अगर नीश स्पेशलाइज नहीं करते तो तीनों आपस में मर जाते कटरा कटरी करके, है ना। तो नीश स्पेशलाइजेशन सर्वाइवल में हेल्प करता है, नीश स्पेशलाइजेशन डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, ठीक है। और जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा नीश स्पेशलाइजेशन होगा ना, वहाँ उतना ज़्यादा डाइवर्सिटी होगा, ठीक है। तो आपको अब सिंपल सा आसान सा आंसर मिल जाएगा कि सबसे ज़्यादा नीश स्पेशलाइजेशन धरती पे कहाँ है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है ना। तो नीश क्लियर हो गया। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं नीश स्पेशलाइजेशन का। आपने एक क्रिकेट टीम बनाया, ठीक है, 11 प्लेयर्स होते हैं क्रिकेट टीम में, सभी बोलेंगे भैया मैं बैटिंग करूंगा, कोई बॉलिंग करने को तैयार नहीं, कोई किसी को फील्डिंग नहीं आती, किसी को कीपिंग नहीं आती, सारे बैटिंग करके यहाँ चले गए। अब आपकी बॉलिंग की बारी है, कोई बॉल नहीं कर पा रहा है, 6 छक्के खा रहे हैं, है ना। बॉल गया, कोई फील्डर नहीं है, बॉल नहीं रोक पा रहा है, कोई विकेट कीपर नहीं है, सारे बॉल बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, आपने अपनी टीम में नीश का स्पेशलाइजेशन नहीं किया, सारे बैट्समैन डाल दिया आपने, आपका टीम हार जाएगा, कोई मैच नहीं जीत पाओगे। लेकिन कोई दूसरा टीम है, उसमें 5 बैट्समैन है ना, 3-4 बॉलर, थोड़ा बहुत ऑलराउंडर है, 2-3 ऐसे बहुत अच्छा फील्डिंग कर लेते हैं, 1-2 विकेट कीपर भी अच्छा विकेट कीपिंग कर लेते हैं। तो वो बॉलिंग भी अच्छा कर लेंगे, बैटिंग भी सही कर लेंगे अपने टाइम पे, फील्डिंग भी कर लेंगे, कीपिंग भी कर लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने टीम के अंदर नीश स्पेशलाइजेशन कर दिया कि बैटिंग वाले को बोला तू बैटिंग में फोकस कर, बॉलिंग वाले को बोला तू बॉलिंग में फोकस कर, विकेट कीपर को बोला तो विकेट कीपिंग में फोकस कर। और उसके अंदर क्या, उसके टीम के अंदर नीश का स्पेशलाइजेशन हो गया, तो आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट करके खेल रहे, मैच जीत जा रहे हैं, है ना। तो ये होता है नीश स्पेशलाइजेशन। और एग्जांपल समझे, आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में जाओगे तो एचआर अलग काम कर रहा है, एडमिन का अलग काम है, ग्राफिक डिजाइन वाले का अलग काम है, कोडिंग अलग कर रहे हैं बंदे, टेस्टिंग अलग कर रहे हैं, मैनेजर का अलग काम है, और अपर मैनेजमेंट वाले का अलग काम है। तो उन्होंने भी क्या किया, अपना अपना काम बांट लिया कि भाई एडमिन का काम सिर्फ एडमिन देखेगा, एचआर का काम, ह्यूमन रिसोर्स का काम एचआर देखेगा, सिर्फ सारा काम नहीं करना है। तो जितना ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होगा उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा। तो ऐसे ही हमारा इन्वायरमेंट भी क्या करता है, नीश का स्पेशलाइजेशन करता है, ताकि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हो और बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या करें, आपस में सर्वाइव कर पाए, है ना। तो ये था नीश स्पेशलाइजेशन, जो कि सक्सेशन के साथ साथ नीश स्पेशलाइजेशन बढ़ते जाता है। आई होप समझ में आया हो। अब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो एनसीईआरटी बहुत ही कंफ्यूज करता है। एनसीईआरटी में ये चीज़ लिखा हुआ है, द प्रेजेंट डे कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड हैव कम टू बी बिकॉज ऑफ सक्सेशन दैट हैज अकर्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स सिंस लाइफ स्टार्टेड ऑन अर्थ। अब बोल रहा है कि प्रेजेंट डे कम्युनिटी आप देख रहे हो वर्ल्ड का, ऐसा नहीं था कि अर्थ बना हम लोग ऐसे ही थे, प्लांट वगैरह पहले से थे, एनिमल्स पहले ही से थे, ठीक है। तो क्या हुआ, बहुत ही मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या हुआ, सक्सेशन हुआ, है ना। रॉक था, सिर्फ पानी था, तो रॉक पे क्या है, पहले क्रस्टोज लाइकेंस आए, फोलियोज लाइकेंस आए, मॉसेज आए, लोअर प्लांट्स आए, हायर प्लांट्स आए, ट्रीज आए, है ना। अब जैसा ट्रीज आया, ग्रासलैंड आया, तो ग्रासलैंड के अकॉर्डिंग वैसा एनिमल्स आ गया वहाँ पे। फिर ट्रीज बना क्लाइमेक्स कम्युनिटी, तो ट्रीज में ज़्यादा और ज़्यादा डाइवर्सिटी हुआ, और ज़्यादा एनिमल्स आ गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि अर्थ बनते ही सब कुछ ऐसा ही था, धीरे धीरे सक्सेशन होता गया अर्थ में, हर्ब्स ट्रीज आए, है ना। ट्रीज आए तो ट्रीज के जैसा ट्रीज आया वैसा माइक्रोब्स आ गया, वैसा एनिमल्स आ गया। मैंने बताया था कि जैसा वेजिटेशन होता है उसी तरीके का एनिमल्स आ जाता है, उसी तरीके का माइक्रोब्स आ जाता है ना। इसी के लिए इसको इकोलॉजिकल सक्सेशन में हमने प्लांट और माइक्रोब्स और एनिमल्स के बारे में स्टडी नहीं करा, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि जैसा वेजिटेशन आएगा वैसा ही वहाँ पे माइक्रोब्स आ जाएंगे, वैसा ही एनिमल्स आ जाएंगे। ऑब्वियस बात है ना, ग्रास में तो ग्रासलैंड आएगा, डेजर्ट में तो डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स आएंगे, फॉरेस्ट में तो फॉरेस्ट वाले एनिमल्स आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वेजिटेशन बना दी हो ना तो एनिमल खुद ब खुद आ जाएगा, माइक्रोब्स खुद ब खुद आ जाएगा जब वहाँ पे ह्यूमस का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि 10 मिनट में हमने पूरा सक्सेशन पढ़ लिया, लेकिन अगर देखा जाए तुम्हारे अर्थ पे ये प्रोसेस हजारों साल में हुआ। 100 साल तक लाइकेन ग्रो करा, फिर अगले 500 साल तक मॉसेस ग्रो करे, फिर मॉसेस के बाद मॉसेस से हर्ब्स बनने में 500 ईयर्स लग गए, हर्ब्स से सर्ब्स बनने में 600 ईयर्स लग गए। हजारों साल बनने के बाद अभी जो जिस कंडीशन में हम लोग मेजी कंडीशन में हैं, ठीक है, उस कंडीशन में आने में हजारों साल लगे, ठीक। और ये लास्ट पॉइंट है ना, ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों। एक्चुअली सक्सेशन एंड इवोल्यूशन वुड हैव बीन पैरेलल प्रोसेस एट दैट टाइम। एट दैट टाइम मतलब जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था तब उस टाइम में सक्सेशन और इवोल्यूशन पैरेलल चल रहा था, अभी नहीं चल रहा है।
तब चल रहा था। तब क्यों चल रहा था? क्योंकि वहाँ पे पहले लाइफ फॉर्म नहीं था अर्थ पे, ठीक है, और अर्थ को स्टेबल कंडीशन में जाना था। इसी के लिए क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, सक्सेशन करा, इवोल्यूशन करा साथ में पैरेलली, और तब ये आया। तो मतलब क्या हुआ, सक्सेशन और इवोल्यूशन में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, है ना। सक्सेशन और इवोल्यूशन में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, है ना, तभी तो ये कंडीशन आया, ठीक है। तो सक्सेशन और इवोल्यूशन में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? देखो, इवोल्यूशन 24 आवर चल रहा है, हमेशा चल रहा है। अभी भी हम बैठे हैं ना, अभी भी कहीं ना कहीं प्लांट में इवोल्यूशन हो रहा होगा। अभी भी हम बैठे हैं, हमारे शरीर में कुछ ना कुछ म्यूटेशंस हो रहा होगा, तो हमारे अंदर माइनर सा चेंज लाएगा। हमारे बच्चे होंगे, उसमें हल्का सा चेंज आएगा, डेविएट होगा इवोल्यूशन के कारण, उसमें हल्का सा चेंजेस आएंगे। फिर उसके बच्चे में थोड़ा सा म्यूटेशन हो जाएगा, थोड़ा सा क्रॉसिंग ओवर होगा, थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, है ना। हर जनरेशन वाइज इवोल्यूशन होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। इवोल्यूशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। सक्सेशन नहीं होगा। सक्सेशन तब होगा कि इतना बड़ा इवोल्यूशन हो जाए कि एक नया ऑर्गेनिज्म बना दे, एक नया कम्युनिटी बना दे, है ना। लाइकेन से पूरा मॉस का कम्युनिटी बन गया, समझ रहे हो। अब लाइकेन ही आपस में इवॉल्व होता गया, होता गया, होता गया, क्रस्टोस से पोलियोज, फिर और ज़्यादा अच्छा अच्छा होता गया। फिर एक बार इतना ज़्यादा इवोल्यूशन हो गया कि वो लाइकेन कन्वर्ट हो गया मॉस में, तब सक्सेशन बोलेंगे, समझ रहे हो। तो इवोल्यूशन में क्या हुआ कि हम इंसान हैं, हमारे अंदर अभी भी इवोल्यूशन हो रहा है, लेकिन अभी भी हम होमो सेपियंस ही हैं, ठीक है। हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में नहीं कन्वर्ट हो गए, या फिर हम दूसरा कम्युनिटी नहीं बना लिए, है ना। लेकिन सक्सेशन में क्या होता है ना, नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, नया कम्युनिटी बन जाता है। तो सक्सेशन ज़्यादा टाइम लेता है, और सक्सेशन होने में बहुत ही मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, और सक्सेशन कंटिन्यूअस नहीं चल रहा है, इवोल्यूशन कंटिन्यूअस चल रहा है। ऐसा आप बोल सकते हो कि इतना बड़ा इवोल्यूशन हो गया कि एक नया स्पीसीज को जन्म दे दिया, नया कम्युनिटी बना दिया, तो उसको आप सक्सेशन बोल दोगे। दिस इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन इवोल्यूशन एंड सक्सेशन। सक्सेशन भी आगे पढ़ोगे तो आप बोलोगे इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है एक, है ना, एक होता है इवोल्यूशनरी सक्सेशन। इवोल्यूशनरी सक्सेशन मतलब वो सक्सेशन जो कि इवोल्यूशन से हो रहा हो, इसके बारे में आप इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ोगे। अभी हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, है ना। और इकोलॉजिकल सक्सेशन में कभी भी इवोल्यूशन का ज़्यादा रोल नहीं होता है। आपने इवोल्यूशन पढ़ा होगा कि म्यूटेशन, जीन, क्रॉसिंग ओवर, इन सब का रोल होता है इवोल्यूशन में। कभी भी आपने, जब इतना मैंने बताया लिथोसेरे, कहीं भी मैंने जीन का, म्यूटेशन का, इन सब टर्म्स का यूज़ करा नहीं करा। क्यों? क्योंकि हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ रहे हैं, है ना। ये इन्वायरमेंट के चेंज के कारण ये हो रहा है। एक कम्युनिटी था, अपने लिए अनफेवरेबल कंडीशन करा, किसी और के लिए वो फेवरेबल आ गया, तो वो वहाँ पे आ गया। यहाँ पे जेनेटिक चेंजेस कुछ नहीं हो रहे हैं, है ना। तो जहाँ पे जेनेटिक चेंजेस होंगे दैट्स कॉल्ड इवोल्यूशन, इसको हम इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जेनेटिक्स का रोल नहीं है, तो ये हमारा हुआ इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन बहुत टाइम लगता है बनने में, इवोल्यूशन कंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, पैरेलल जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था तब इवोल्यूशन और ये सक्सेशन पैरेलल था। अभी प्रेजेंट डे में क्या हो रहा है, इवोल्यूशन तो हो रहा है, लेकिन सक्सेशन तब हो पाएगा जब एक नया कम्युनिटी बन जाए। अभी हमारा क्लाइमेक्स कम्युनिटी ट्री पे था, फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ऐसा कंडीशन आ जाए तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से भी ज़्यादा स्टेबल फॉरेस्ट आ जाए, तब क्या हो जाए, सक्सेशन हो जाए। हम लोग होमो सेपियंस है, हमसे भी एडवांस होमो सेपियंस आ जाए, होमो सेपियंस फ्यूचरलिस्ट, तब सक्सेशन है। अभी सबसे ज़्यादा एडवांस है एंजियोस्पर्म प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म से भी ज़्यादा कोई एडवांस कम्युनिटी आ जाए प्लांट का, तब वहाँ पे सक्सेशन बोलेंगे, समझ रहे हो। तो सक्सेशन बहुत ही लॉन्ग टर्म में होता है, रेयर होता है, ठीक है। नया कम्युनिटी बनाता है, नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। लेकिन इवोल्यूशन क्या होता है, सेम ऑर्गेनिज्म में भी चलता रहता है। इवोल्यूशन कंटिन्यूअस है, शॉर्ट भी हो सकता है, टर्म के लिए हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, लेकिन सक्सेशन हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है सक्सेशन और इवोल्यूशन में। आई होप आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ सक्सेशन, किस कारण से सक्सेशन हुआ, और टाइप्स ऑफ सक्सेशन, ठीक है। थैंक यू।